ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कोई भी सुधार तभी हुआ है जब साहसी व्यक्तियों ने समाज में प्रचलित अमानवीय प्रथाएं और रीति रिवाज स्वयं तोड़ डाले हों। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। हिमनद झीलों में पल रहा खतरा। जलवायु परिवर्तन का असर पिछले कुछ वर्षों में उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर साफ दिखाई देने लगा है। जिन हिमनद झीलों के आसपास मनुष्यों की आवाजाही सीमित है, वहां भी अब जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज खतरे की घंटी बजाने लगा है। कुछ हिमनद झीलों का आकार तेजी से सिकुड़ रहा है, तो कुछ का आकार आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ रहा है। ऐसी 130 झीलें चिन्हित की गई जो क्षमता से अधिक आकार में बढ़ने की स्थिति में विस्फोटक रूप ले सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो निचले क्षेत्रों की बस्तियों में तबाही मच सकती है। हिमनद झीलों के अनियंत्रित ढंग से बढ़ते आकार की सच्चाई इसरो के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों के अध्ययन से सामने आई है और इससे विज्ञानियों की चिंता बढ़ गई है। इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। अब बात आती है कि आखिर ये जलवायु परिवर्तन क्या है, क्योंकि इसको लेकर भी खूब बातें होती रहती हैं ना। तो आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन का अर्थ पृथ्वी के औसत तापमान, वर्षा और हवा के पैटर्न में दशकों या सदियों तक होने वाले दीर्घकालिक बदलाव से है। हिंदू कुश क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर काम करे विज्ञानियों ने इससे संबंधित रपट को गंभीरता से लेने की जरूरत बताई है। और आप देखेंगे कि वर्ष 1984 से 2023 तक किए गए उपग्रह अध्ययन में कुल 2431 बड़ी झीलें चिन्हित की गई और इनका आकार 10 हेक्टेयर से अधिक है और इनमें से 676 झीलों का आकार 27% से अधिक बढ़ गया है। इनमें से 130 झीलें सबसे अधिक संवेदनशील है। हिमाचल प्रदेश की गेफांग घाट झील का आकार सर्वाधिक बड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 101.3 हेक्टेयर हो गया है। हिमालयी क्षेत्र में 10 लाख लोग हिमनद झीलों के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। पिछले साल 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव के खीर क्षेत्र में बादल फटने से बाढ़ और मलबे में यह पूरा क्षेत्र डूब गया था। तेज बारिश ने गंगोत्री क्षेत्र में आने वाली हिमनद झीलों को नाले में बदल दिया था और इस क्षेत्र में विभिन्न अध्ययनों के अनुसार हिमालय में छोटी बड़ी सभी तरह की झीलों की संख्या 8000 से भी अधिक है। 1990 के बाद से यहाँ करीब 1000 हिमनद अस्तित्व में आ गए हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी मात्रा में बर्फ गिरती है और तो हिमनद झीलों का आकार तो बढ़ता है ही है और इनके फटने का खतरा भी बढ़ जाता है। पोर्ट्स डैम जलवायु प्रभाव शोध संस्थान के एक वैज्ञानिक ने धरती के बढ़ते तापमान की वजह से भारत में बारिश पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है। उनके मुताबिक जितनी बार धरती का पारा वैश्विक ताप के कारण 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़ेगा, उतनी ही बार भारत में मानसूनी बारिश 5% अधिक होगी। मानसूनी बारिश का वास्तविक अंदाजा लगाना भी कठिन हो जाएगा। अनुमान है कि इस सदी के अंत तक साल दर साल तापमान बढ़ेगा। नतीजतन भारत में बारिश तबाही मचाएगी। ज्यादा बाढ़ आने से लाखों एकड़ में फैली फसलें खराब होंगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 में किए गए एक अध्ययन से भी साफ हुआ था कि जलवायु परिवर्तन और पानी का अटूट संबंध है। इस रपट के मुताबिक दक्षिण एशिया में वर्ष 2030 तक बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी। साफ है कि वैश्विक तापमान के बढ़ते खतरे ने आम आदमी के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। दुनिया में कभी अचानक बारिश से बाढ़, बर्फबारी, बादल फटने या फिर सूखे के कहर का सामना करना पड़ सकता है। आंधी तूफान और फिर अचानक ही ज्वालामुखियों के फटने की हैरत अंगेज घटनाएं भी यही संकेत दे रही हैं कि खतरे आसपास ही कहीं मंडरा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। समुद्र और अंटार्कटिका जैसे बर्फीले क्षेत्र भी इस बदलाव के संकट से दो चार हो रहे हैं। दरअसल वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड महासागरों में अवशोषित होकर गहरे समुद्र में बैठ जाती है
और यह बरसों तक जमा रहती है। पिछली 2 शताब्दियों में 525 अरब टन कचरा महासागरों में चला गया। इसके अलावा मानव जनित गतिविधियों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का 50% भाग भी समुद्र की गहराइयों में समा गया। इस अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के जमा होने के कारण अंटार्कटिका के चारों ओर फैले दक्षिण महासागर में इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता निरंतर कम हो रही है। यह स्थिति खतरनाक है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के मुताबिक विज्ञानियों का कहना है कि दक्षिण महासागर कार्बन डाइऑक्साइड से लबालब हो गया है। नतीजतन अब समुद्र इसे अवशोषित करने के बजाय वायुमंडल में ही उगलने लगा है। हिमालय पर कई वर्षों से अध्ययन कर रहे बाड़िया भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र के हिमखंडों में काले कार्बन की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यह मात्रा सामान्य से 2.5 गुना बढ़कर 1899 नैनोग्राम हो गई है। दरअसल काले कार्बन से तापमान में वृद्धि होती है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में अत्यंत प्रभावी है और इससे हिमालय और आर्कटिक क्षेत्र जैसे हिमखंडों में बर्फ पिघलने लगती है। या किसी साल बरसात में औसत से कम बारिश होती है तो बर्फ पिघलने की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। और आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण से भी हिमखंड दूषित कार्बन की चपेट में आए हैं। पिछले 37 वर्षों में हिमाच्छादित क्षेत्रफल में 26 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। इस क्षेत्र में पहले स्थायी स्नो लाइन 5,700 मीटर थी, जो अब 5,200 मीटर के बीच घट बढ़ रही है। तापमान बढ़ने का सिलसिला बना रहा और यही बर्फ इसी तरह पिघलती रही तो जीव जंतुओं और वनस्पतियों के संकट में आने का सिलसिला भी बना रहेगा। बढ़ते तापमान से हिमखंडों के पिघलने की जो शुरुआत होगी उसका खतरनाक मंजर बांग्लादेश में देखने को मिल सकता है। और यहां तबाही इसलिए जबरदस्त होगी क्योंकि यह देश 3 नदियों के डेल्टा पर आबाद है। यहाँ के ज्यादातर भूखंड समुद्र से महज 20 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं और इसलिए बर्फ की शिलाओं के पिघलने से समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा तो सबसे ज्यादा जलमग्न भूमि इसी देश की होगी और यहाँ आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा है। इसलिए मानव त्रासदी भी इस देश को ही सबसे ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। बांग्लादेश अपनी यह चिंता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार जता चुका है। एक आशंका यह भी कि यदि वैश्विक तापमान थोड़ा भी बढ़ता है तो हिमखंड पिघलते रहते हैं तो वर्ष 2050 तक बांग्लादेश में धान की पैदावार 10% और गेहूं की भी 30% तक घट सकती है। बढ़ते तापमान को लेकर नई आशंका यह भी जताई जा रही है कि इससे दुनिया में कीटों और जीवाणुओं की संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगी। कीटों पर हालांकि अभी तक व्यापक स्तर पर शोध नहीं हुए, पर जितने भी हुए उस आधार पर धरती पर सबसे अधिक आबादी इन्हीं की है और जिस तेजी से वैश्विक ताप बढ़ रहा है उससे निश्चित रूप से कीटों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि यदि वैश्विक ताप बढ़ता है तो उसी अनुपात में इनकी संख्या में बढ़ोतरी तय है, क्योंकि गर्म वातावरण इनके पनपने में अनुकूल रहता है। इसलिए यदि तापमान बढ़ने का सिलसिला निरंतर बना रहता है तो यह हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को भी खंडित करेगा ही और मानव समुदाय के लिए भी अत्यंत हानिकारक साबित होगा। और यही तो आप लोगों को आंसर राइटिंग में लिखना है, निबंध में लिखना है। ये देखिए बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में ये आज़ाद हुआ था। और ये आप देखेंगे कि क्या देखेंगे आप लोग कि जलवायु परिवर्तन के नुकसान ही देखने को मिल रहे हैं। स्पर्श की अनुभूति और इंसान को जिंदा होने, जुड़ाव और अपनेपन की अनुभूति कराने वाला एक गहरा शारीरिक और भावनात्मक अनुभव है स्पर्श। यह न केवल शारीरिक संवेदना बल्कि प्यार, सुकून और आत्मीयता का संकेत देने वाला आभास भी है, जो किसी के दूर होने पर भी यादों में महसूस किया जा सकता है। यह एक रूहानी अनुभव भी हो सकता है। स्पर्श को कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में ही एक पूरा शास्त्र है। अब बच्चों को भी बताया जाता है कि किस तरह के स्पर्श को किस तरह से लिया जाए। वे भी अब अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श को समझने लगे हैं और इससे हटकर कई बातें ऐसी होती हैं जिसे कहा नहीं जा सकता है, बस एक स्पर्श ही काफी होता है पूरी बात बताने के लिए। स्पर्श मात्र से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, यह भावनाओं को अतल गहराइयों से अनुभव के मोती निकाल लाता है, यह दिल से दिल की बात करता है। इस स्पर्श को समझना भी मुश्किल है, पर इतना भी नहीं कि समझा ही ना जा सके। हम सबको याद होगा कि किस तरह से असफल होने पर पिता ने हमारे सिर पर हाथ रखते हुए कहा था कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हार मान ली जाए, इसे पढ़ाओ, मानो और कुछ आराम करने के बाद फिर निकल पड़ो। पिता के शब्द आज भले ही याद ना हो, पर उनका वह स्पर्श आज भी सहसा याद आ जाता है। आज हम भले उन हालात से 10 कदम आगे हों,
पर वह स्पर्श हमें सदैव यही याद दिलाता है कि हम भी कभी बेबस थे। उसी स्पर्श ने हमें संभाला। ऐसे कई पल होंगे जो हमारे जीवन में आए होंगे, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, साथी के स्पर्श पर उस समय हमने भले ही ध्यान नहीं दिया हो, पर आज वे सभी स्पर्श हमारी यादों में हैं। कई बार स्पर्श का जवाब स्पर्श ही होता है। हमने भी कई दफा अपनों को दिलासा देने के लिए उनके सिर पर हाथ रखा होगा और उसके कंधे थपथपाए होंगे। सामने वाले ने ऊर्जामय होकर हमसे विदाई ली होगी। स्पर्श से भावनाओं का संचार होता है। आजकल तो ये सब गायब होता जा रहा है। अपना तो दिख ही नहीं रहा है, अपने लोग दिख ही नहीं रहे। कोई आपको दिलासा देख सकें, अपनापन दिखा सकें, बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आजकल जिससे मिलिए वो अवसाद, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है ना कि आप जो अपने मन की बात कह लेते हैं वो आपको तसल्ली दे देता है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको दुनिया में कभी भी एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन नहीं हो सकता है और आप हार नहीं मान सकते हैं। अब एक बार हार हुई है तो क्या हुआ? अरे सीखने का मौका मिला है हमें कि भाई इस तरह से हमारी जीत नहीं हो सकती है, दूसरा तरीका अपनाइए, जो कमियां रह जाती हैं उसमें सुधार करिए। एक अनजाना या कोमल स्पर्श अंतर्मन के तारों को झंझित कर कर देता है और वहां खुशियों के भाव जगा देता है। अपनी कोमल भावनाओं को व्यक्त करने का शक्तिशाली माध्यम है स्पर्श, जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाता है। ये स्पर्श, ये आप देखेंगे कि केवल शरीर तक सीमित नहीं है। अगर गहराई से महसूस करें तो एक स्पर्श रूह में उतर जाता है। रण के मैदान में जाने वाले किसी सैनिक को उसकी माँ या पिता जब कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि आज देश को तुम्हारी जरूरत है, जाओ दुनिया को बता दो कि हम में भी दम है, तो यही उसका सहारा बन जाता है और वह पूरी शक्ति से दुश्मन पर हावी हो जाता है। रिश्तों की गहराई को बढ़ाने में यह स्पर्श बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। बरसों से एक दूसरे को पोटी आंख ना सुहाने वाले भाई जब आपस में मिलते हैं तो एक स्पर्श उनके दुराग्रह की दीवारों को क्षण भर में तोड़ देता है। मन की भड़ास आंसू बनकर बाहर आ जाती है। दोनों के दिलों में प्यार का सोता बह निकलता है। दोनों को आश्चर्य होता है कि अभी तक प्यार का यह सोता कहाँ छिपा था। स्पर्श एक अनुभूति है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। स्पर्श ही है जो दुराग्रह की दीवार को पल भर में गिरा देता है या संघर्षों को झेलने की शक्ति देता है और इसके सहारे इंसान पूरी जिंदगी काट लेता है। स्पर्श से हौसला अफजाई होता है और यह भावनाओं के समुद्र को बहा ले जाता है। यह रुलाता है, हंसाता है और कभी कभी ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां कोई पराया नहीं, सभी अपने होते हैं, अपनापन होता है। इसके अलावा स्पर्श व्यक्ति को संघर्षों से लड़ने की शक्ति भी देता है। एक सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाता है तो उसके परिजनों का स्नेहिल स्पर्श उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। वही स्पर्श उसे साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है और जिससे वह कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाता है। स्पर्श का प्रभाव इतना व्यापक है कि यह मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर और दूसरों के भीतर छिपी भावनाओं को समझ पाता है। यह कहा जा सकता है कि स्पर्श एक ऐसी अनुभूति है जो शब्दों और संकेतों से परे है। यह मनुष्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा है जो उसे भावनात्मक रूप से जोड़ता है और जीवन को सही मायने में अर्थपूर्ण बनाता है। आज के इस व्यस्त और यांत्रिक जीवन में जहां लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, वहां स्नेहपूर्ण स्पर्श की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। अपने जीवन में स्पर्श के महत्व को समझने तथा अपने स्नेहिल स्पर्श से दूसरों के जीवन में खुशी, उत्साह, साहस, करुणा और अपनापन भरने की जरूरत है। एक छोटा सा स्पर्श किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यही स्पर्श मानवता का सबसे सुंदर और सशक्त माध्यम है। ये टिप्पणियां छोटी छोटी, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती। वैकल्पिक उपाय। पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे संकट का फिलहाल कोई स्थायी हल नजर नहीं आने के मद्देनजर भारत में इसके प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों पर अमल शुरू हो गया। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री की ओर से हाल ही में जनता से किए गए आग्रह के बाद सोने चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर देने की घोषणा से की है। इसके बाद इन कीमती धातुओं के दाम में बुधवार को भारी उछाल आया। सरकार का कहना है कि संकट के समय गैर जरूरी वस्तुओं के आयात से विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहे दबाव को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। दरअसल भारत बहुमूल्य धातुओं का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कच्चे तेल के बाद सोने का देश के आयात में दूसरा बड़ा हिस्सा है। इसकी बढ़ती मांग और आयात से विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल भी बढ़ा है और जिससे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया है।
और हालांकि आभूषण कारोबारी सरकार के इस कदम से निराश हैं, लेकिन यह भी सच है कि समय रहते समुचित उपाय नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में जो जटिल परिस्थितियां पैदा होंगी उनका सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर ही पड़ेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के संकट के मद्देनजर देश की जनता से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, भोजन पकाने के तेल के इस्तेमाल में कमी लाने और सोने की खरीद एवं विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपाय अपनाने का आह्वान किया गया था। और संदेश स्पष्ट था कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों की ओर बढ़ना होगा। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी बड़े संकट से निपटने के लिए आम नागरिकों की भी अहम भूमिका होती है। जन भागीदारी के बिना ना तो कोई योजना सफल हो पाती है और ना ही संकट के दौरान आवश्यक उपायों का व्यापक स्तर पर सार्थक परिणाम सामने आता है। सोने चांदी की खरीद नागरिकों की मूलभूत जरूरतों से परे है और इसे कुछ समय के लिए सीमित कर देने से अगर विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कुछ कम हो जाए तो यह एक सार्थक पहल साबित हो सकती है। सरकार के इस कदम का एक पहलू यह भी है कि इससे सोने चांदी के कालाबाजारी और तस्करी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी और सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। जमीनी और तटीय घुसपैठ मार्गों, संगठित तंत्र और वितरण केंद्रों के रूप में काम करने वाले कारोबारियों पर नियमित रूप नजर रखनी होगी और इससे संकट के समय गैर जरूरी आयात में संतुलित कमी के जरिए समग्र आर्थिक स्थिरता बाह्य क्षेत्र के विवेकपूर्ण प्रबंधन में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। इसके अलावा भारत के विदेशी मुद्रा संसाधनों के तहत तेल, उर्वरक, औद्योगिक कच्चे माल और रक्षा जरूरतों जैसे आवश्यक आयात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से ईंधन के गैर जरूरी इस्तेमाल को कम करने का आग्रह भी किया था। बुधवार को उन्होंने खुद अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम कर दी। इसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसी तरह का कदम उठाया है। मगर इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि सरकारी स्तर पर यह मुहिम सिर्फ घोषणाओं तक सीमित न रहे। जनता भी तभी इन उपायों को व्यापक रूप से आत्मसात करेगी जब जनप्रतिनिधि भी इसका हिस्सा बनेंगे। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, रूस है, यूक्रेन है, ये ईरान आपको देखने को मिल रहा है, ये पाकिस्तान है, ये फारस की खाड़ी देखने को मिल जाएगी, ओमान की खाड़ी है, ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको दिखाई दे रहा है। ये है, आप देखें, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका ईरान में जो चल रहा है ना वार, इसी के कारण आप देखते हैं कि बड़ी अशांति इस क्षेत्र में फैली हुई है। दहेज का दंश, समाज में दहेज जैसी कुप्रथा की जड़ें इतनी गहरी है कि शिक्षा और जागरूकता के तमाम प्रयास इसके आगे बौने साबित हो रहे हैं और इससे न केवल महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है, बल्कि कई बार उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। हाल ही में दिल्ली के नबी करीब इलाके में एक नवविवाहिता की दहेज के लिए की गई हत्या की घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खबरों के मुताबिक ससुराल वालों ने शादी के बाद से इस महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। अभी शादी को एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि उसकी हत्या कर सबको पलंग के बॉक्स में छिपा दिया गया था। पुलिस घटना के बाद से फरार आरोपी पति को तलाशने में जुटी थी। सवाल है कि दहेज के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद इस तरह की घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। क्या दहेज के लोभियों पर शिकंजा कसने में सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है? यह अफसोसजनक है कि समाज में शिक्षित या फिर अनपढ़ महिलाएं ही नहीं, बल्कि शिक्षित और कामकाजी स्त्रियों को भी दहेज उत्पीड़न का दंश झेलना पड़ता है। विचित्र बात है कि शादी में स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहार को कुछ लोग आज भी अपना हक मानते हैं। शादी से पहले या बाद में दुल्हन पक्ष पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाता है। महंगे उपहार न देने पर विवाहिता के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट आम बात हो गई। नबी करीम इलाके की घटना ने इस सामाजिक कुरीति के विद्रूप चेहरे को एक बार फिर सामने लाया। इस बेडमना की ही कहा जाए कि कई महिलाएं तो भय और सम्मान की खातिर पुलिस से शिकायत तक दर्ज नहीं करा पाती हैं। महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर जानकारी का अभाव भी इसका एक बड़ा कारण है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जाए। साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को भी संवेदनशील बनाना होगा, उनकी जवाबदेही तय करनी होगी। हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं, देखने को मिलती रहती हैं और आप कितना भी रोकने की कोशिश करिए, दहेज चलता है, खुला चलता है। एक तरह से आप देखते हैं कई जगह तो मैं देखता हूं ऐसे लगता है कि वो लड़के को खरीदा जा रहा है, वो इतने रुपए लेंगे, हम इतने से कम में नहीं होगा। और मैं कहता हूं कि उन माँ बाप से, लड़कियों के माँ बाप से भी कहता हूं कि जो व्यक्ति
पैसे को इतनी तरजीह दे रहा है, वो आपके बच्चे को, आपकी बेटी को खुश तो नहीं रख सकता है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ रहेगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आप देखेंगे इस संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।